बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है आपका दैट स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अब बेसिकली बेटा पेडिस्टल क्या होता है ना, आपका जो भी जो स्टेच्यूज वगैरह होते हैं उनका जो बेस होता है जिनके ऊपर आपके स्टेच्यूज रखे जाते हैं आपका क्या कहलाता है, पेडिस्टल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बोला गया है यहाँ पे दैट देयर इज अ पेडिस्टल एंड द हाइट ऑफ द स्टेच्यू इज 1.6 मीटर टॉल। सो आपको यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ये आपको इधर पेडिस्टल दे रखा है और इस पेडिस्टल के ऊपर बेटा आपका एक स्टैच्यू खड़ा हुआ है जो 1.6 मीटर टॉल है। सो दिस डिस्टेंस इज 1.6 मीटर। This is point A, this is point B, this is point C, and so this BC is the height of the pedestal। और एक ग्राउंड पे रखे हैं, ठीक है। फिर इसमें आपको आगे ऐसा बोला जा रहा है that from a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree। कि मान लो आपको कोई भी पॉइंट है D पॉइंट, इस D पॉइंट से जब आप इस स्टैच्यू के टॉप को देख रहे हो तो यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ये आपको बोला गया है। इसके अलावा आपको एक और चीज बोली गई है कि इसी पॉइंट से जब आप है ना पेडिस्टल के टॉप को देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। तो जब हम इस बी पॉइंट से ही इस बी पॉइंट को देख रहे हैं उस केस में जो आपके पास में एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है। दिस इज व्हाट गिवन टू यू। अब आपको इसके अंदर क्या फाइंड करना है, द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। आपको बेटा ये हाइट निकालनी पड़ेगी। इसकी तरफ अपन x मान लेते हैं और इस C और D के डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। सीधी दो ही चीजें हैं जो आपको गिवन नहीं है, तो आप ये दो चीजें बहुत इजी वे में निकाल सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, सो अगेन वी विल कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल्स और उसके अकॉर्डिंग हमारा काम है हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यू हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, ट्रायंगल A C D एंड ट्रायंगल B C D। तो आप चाहो उस ट्रायंगल को पहले ले सकते हो। अपन पहले यहाँ पे ट्रायंगल BCD ले लेते हैं। In triangle BCD, tan 45 degree will be equal to BC upon CD। अब tan 45 वैल्यू कितनी होती है 1। BC हमने कितना माना है, x माना है, और CD हमने कितना माना है, y माना है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में y इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा। सो यही हम लोग हर क्वेश्चन में करते आए हैं कि हम बेसिकली दो अलग अलग इक्वेशंस बनाते हैं और उन इक्वेशंस को हम लोग फिर यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करते हैं, सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ वी विल टेक द अनदर राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल ACD। सो इन ट्रायंगल ACD द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। सो वी विल राइट डाउन एज tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू AC अपॉन CD, क्योंकि 60 डिग्री के लिए पूरा परपेंडिकुलर आपका AC काउंट करा जाएगा, AC अपॉन CD। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में, √3। अब बेटा अगर हम बात करें इस AC की ना, तो ये AC किसके बराबर है, 1.6 प्लस x के बराबर होगा पूरा का पूरा। सो दिस AC विल बी इक्वल टू x प्लस 1.6 अपॉन CD किसके बराबर है, y के बराबर है। इसके तरफ में y लिख दिया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपके पास में क्या आएगा, √3y इज इक्वल टू x प्लस 1.6। अब ये जो इक्वेशन आई है इसमें y और x दोनों आ रहे हैं, बट आप चेक कर सकते हो बेटा जो है आपकी इक्वेशन नंबर 1 आई थी ना, यहाँ पे आपने देखा कि y किसके बराबर दे रखा है, आपको x के बराबर दे रखा है। और जो हमारा मोटिव है वो क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, दैट इज हमको x0 फाइंड करना है। तो अपन क्या करते हैं ना, y निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इस y के पे क्या वैल्यू डाल देंगे, x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो जरा आप कह सकते हो कि फ्रॉम 1 यू विल गेट √3x इज इक्वल टू x प्लस 1.6। इस x को ट्रांसपोज कर देना लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि लाइक टर्म है ये, तो √3x माइनस x विल बी इक्वल टू 1.6। x कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। आपके पास में x कितना आ जाएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। बट आंसर को यही नहीं छोड़ना होता, हमें रैशनलाइज करना आना चाहिए। तो इसको अपन रैशनलाइज कर देते हैं।
मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 + 1 से और डिवाइड भी कर देते हैं √3 + 1 से। x आपके पास हो जाएगा 1.6 × √3 + 1 और अपॉन में a - b × a + c। जब भी आप रैशनलाइज करते हो तो आपके डिनोमिनेटर में हमेशा a² - b² की आइडेंटिटी बनती है, ध्यान रखना। So you will get √3 का स्क्वायर that is 3 - 1 का स्क्वायर that is 1. So you will get 1.6 into √3 + 1 upon 2. ये 2 से कट जाएगा 0.8 टाइम्स, तो आपके पास में पे x कितना आ जाएगा 0.8 into √3 + 1 मीटर। This will be the height of the pedestal. अब अगर आपको √3 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन के अंदर, हालांकि यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ √3 एंड आप अपने आंसर को यहीं पे भी छोड़ सकते हो, आपका आंसर एकदम करेक्ट माना जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अब देखो इसमें आपको है ना दो चीजें बोली गई है। एक तरफ आपको बोला गया है कि ना मतलब आपके इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो है टावर और एक आपके इसमें बिल्डिंग। तो एक तरफ आपने क्या करा है ना, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा है और एक तरफ आपने बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखा है। अब दिक्कत ये है कि किसकी हाइट बड़ी है, बिल्डिंग की हाइट बड़ी निकल के आने वाली है या फिर टावर की हाइट बड़ी निकल के आने वाली है, ये हमें पता लगाना है और ये हमें सॉल्व करने से पहले पता लगाना है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि है ना आपके पास में एंगल ऑफ देखो, अब बिल्डिंग और टावर तो एक दूसरे की तरफ मूव कर नहीं सकते हैं, वो अपनी प्लेस पे क्या सिचुएटेड है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बन रहा होगा उस चीज की हाइट आपके पास में ज्यादा निकल के आने वाली है। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें आपको क्या बोला गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना बिल्डिंग के टॉप का, वो तो दे रखा है आपको 30 डिग्री और जो आपको टावर के टॉप का बिल्डिंग एलिवेशन दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो डेफिनेटली जो टावर है वो आपका क्या है बेटा, ज्यादा बड़ा है ना, इस चीज में ध्यान रखना। सो हियर इज द बिल्डिंग, हियर इज द ग्राउंड एंड हियर इज द टावर। सो दिस इज ए बी सी डी, ये आपके टावर का टॉप है और ये आपके बिल्डिंग का टॉप है। हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देख रहे हैं और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। तो दिस विल बी योर डायग्राम। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल आपको दे रखा है कितना 30 डिग्री और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। दूसरी चीज आपको बेटा यहाँ पे टावर की हाइट भी दे रखी है, दैट इज 50 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे यही गलती कर देते हैं बेटा कि है ना उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि किसको बड़ा बनाए, बिल्डिंग को बड़ा बनाए कि टावर को बड़ा बनाए। तो अगर दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं जो अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं और अगर आपको दोनों के फुट से एक दूसरे के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बन रहा होगा वो चीज आपकी ज्यादा ऊंची होगी, है ना। तो ये तो आपका बन गया डायग्राम। अब आपसे इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपको है ना बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो इस हाइट को अपन क्या मान लेते हैं, आप x मान लेते हैं, आप x h y जो चाहो मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, सो अब देखो जो आपको आपके आपको यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, और हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, यहाँ पे कंसीडर करना है। तो फर्स्ट वी विल टेक द ट्रायंगल DCB, और हम इसको पहले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास में ना ये हाइट हमें दे रखी है, इसमें हम इसमें यहाँ पे यूज करेंगे। तो इन द ट्रायंगल DCB tan 60 degree will be equal to, so in the triangle DCB we will take tan 60 degree and it will be equal to DC upon CB। अब tan 60 की वैल्यू आपके पास में कितनी होती है, √3 होती है एंड DC आपको कितना दे रखा है, 50 दे रखा है और CB को हमने y माना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, या फिर आप कह सकते हो y इक्वल टू आपके पास में कितना हो जाएगा 50 अपॉन √3 मीटर। ये तो आपकी y की वैल्यू, हालांकि हम y की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड नहीं थे बट स्टिल हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब y निकालोगे ना उसके बाद ही आप क्या निकाल पाओगे, यहाँ पे x निकाल पाओगे।
क्योंकि अल्टीमेटली जब हम ट्राइंगल ए बी सी लेंगे तो हमारे पास में ये भी वेरिएबल के फॉर्म में है, ये भी वेरिएबल के फॉर्म में है, बस एक एंगल दे रखा है, तो अल्टीमेटली हमें y तो निकालना ही पड़ेगा, इसलिए हमने क्या करा, पहले y निकाल लिया। अब बेटा अपन क्या लेंगे ना, अब अपन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। Now the value of tan 30 degree is 1 by root 3। AB को बेटा हमने क्या माना है, यहाँ पे x माना था, उसको x लिख देंगे, और BC हम लोगों ने अभी फाइंड कराई है y, that is 50 अपॉन रूट 3। तो इसको इधर अपन क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 50 अपॉन रूट 3। हमारे पास में क्या जाएगा, BC का अगर हमने वैल्यू डाल दी y के ना। अब आपको क्या करना है, ये रूट से आपका कहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा, यू विल गेट 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3x अपॉन 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बेटा, रूट 3 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 50 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 विल बी इक्वल टू 3x, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 आपको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से आप x को भी इजीली निकाल सकते हो, दैट इज 50 अपॉन 3 मीटर। सो दिस विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे ना बिल्डिंग की हाइट निकालनी है बेटा। ओके, अगर अपन 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। मतलब इसमें आपको ऐसा बोला गया है कि दो पोल्स, जैसे आपने देखा होगा जब आप है ना हाईवे पे जाते हो, आप किसी भी अच्छी रोड पे जाते हो, बेसिकली अगर अपन हाईवे की बात करें, जिसके दोनों तरफ है ना लाइट पोल्स लगे हुए होते हैं, तो अमूमन वो जो लाइट पोल्स होता है बेटा, उनकी हाइट क्या होती है, आपकी हमेशा इक्वल ही होती है। तो उसी जगह से आपको यहाँ पे बोला गया है कि 80 मीटर वाइड रोड है, ठीक है, ये आपकी एक 80 मीटर वाइड रोड है ए बी, और इसके दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपके पास में इक्वल हाइट के टावर खड़े हुए हैं, ठीक है ना, दो पोल्स खड़े कर रखे हैं इक्वल हाइट के, ये आपको इस पहली लाइन में गिवन है। फिर बोला गया आगे कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। सो अब आपको बोला, जैसे कल हमने एक ब्रिज वाला क्वेश्चन नहीं करा था, जिसके अंदर ना ब्रिज से आपके दोनों बैंक्स के एंगल ऑफ डेफिनेशन दे रखे थे, यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि रोड के बीच में कोई सा भी पॉइंट है ना, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने मान लो उस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर दिया, ये रहा आपका वो पॉइंट, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। और इस पॉइंट से हमने क्या करा था, दोनों पोल के टॉप को देखा, हमने इस वाले पोल के टॉप को भी देखा और हमने इस वाले पोल के टॉप को भी देखा। इसको अपन मार्क कर देते हैं पॉइंट सी, पॉइंट बी। तो जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन बने ना, वो आपके पास में कितने कितने बने, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो हमने डिस्कस कर रखा है, आप जितना ज्यादा पास होते हो उतना ही ज्यादा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो ये ज्यादा पास यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और ये एंगल आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ से डिसाइड कर ली। फिर आगे, फिर इसमें आपको आगे बोला गया है, फिर इसमें आपको आगे ऐसा बोला गया है that you have to find the height of the poles and the distances of the point from the poles। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, एक तो आपको है ना पोल्स की हाइट फाइंड करनी है। जब आप दोनों पोल्स की हाइट सेम ही है ना, तो इसको अगर अपन इधर x मार्क करेंगे तो इस पोल की हाइट भी आपके यहाँ पे कितनी हो जाएगी, x की हो जाएगी। दोनों पोल्स की हाइट आपकी सेम ही रहने वाली है। एक तो आपको ये चीज फाइंड करनी है, दूसरी आपको ये चीज फाइंड करनी है कि जो पॉइंट है यहाँ पे, जिसका अपन ई नाम दे रहे हैं, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए गए हैं आपके, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है दोनों पोल से। तो अगर मैं इस ए ई को यहाँ पे y ले लेता हूँ, अब टोटल डिस्टेंस आपको 80 मीटर दे रखा है, ए ई को हमने यहाँ पे क्या मान लिया, y मान लिया, तो जो रिमेनिंग पी हो जाएगा ये आपका ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 माइनस y मीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये टोटल 80 मीटर था, ए ई को हमने y मान लिया, तो बचा हुआ ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 80 माइनस y हो गया। तो जो हाइट थी पोल्स की उसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया, ठीक है। आप h ले सकते हो, कोई दूसरा वेरिएबल भी असाइन कर सकते हो, उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है आपके पास में। एंड इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स हियर, दैट इज ट्रायंगल CAE एंड द ट्रायंगल DBE। दो ट्रायंगल्स हैं, आपको एक एक करके दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है।
तो पहला आप लोगों के लिए चाहो तो ट्राइंगल CAE, in triangle CAE tan 60 degree will be equal to this x upon y, or you can say CA upon AE. tan 60 के लिए आपके पास में होती है √3, CA हमने x माना है और AE हमने यहाँ पे y माना है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि √3y किसके बराबर हो जाएगा, आपका x के बराबर हो जाएगा। इसको अपन क्या कर देना, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, दैट √3y = x। देखते हैं इसका यूज कहाँ पे आएगा। यूज तो आना ही है, हमने हर क्वेश्चन में अपन ये चेक कर रहे हैं। नाउ वी विल टेक द ट्राइंगल BBE। सो इन ट्राइंगल BBE tan 30 degree will be equal to DB upon BE। tan 30 degree will be equal to dB अपॉन BE। अब tan 30 की वैल्यू आपके पास में कितनी होती है, 1/√3, और dB हमने x ही माना है क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट बराबर है, तो अगर ये भी x है तो ये भी x ही है, अपॉन BE कितना हो जाएगा हमारे पास में 80 - y। तो अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा 80 - y और एक तरफ आपके पास में कितना हो जाएगा √3x। अब बेटा x की वैल्यू आपके पास में किसके बराबर है, √3y के बराबर है, तो अपन क्या करते हैं ना, x की जगह पे √3y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इधर अपन लिख देंगे फ्रॉम 1 वी विल हैव 80 - y = √3 टाइम्स ऑफ √3y। x की जगह पे मैंने क्या करा, √3y रख दिया, और पहले से यहाँ पे √3 आपका प्रेजेंट ही है। नाउ दिस √3 * √3 will become 3 and you will get 80 - y = 3y। इस y को हम ट्रांसपोज करना राइट हैंड साइड में, लाइक टर्म्स हैं, तो 80 will be equal to 3y + y, therefore 4y will be equal to 80 and y will be equal to 80/4 and this y will be equal to 20 मीटर। मतलब जो पॉइंट था ना जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन लिया गया है, वो पॉइंट आपका A से कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। बट अभी तो हमको हाइट ऑफ द पोल भी निकालनी है, बट पहले अपन थोड़ा डिस्टेंस लिख देते हैं। Therefore, point E is at a distance of 20 meter from A। ये A से 20 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो बेटा B से कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका, 80 - y। Therefore, distance from B will be equal to 80 - y, 80 - 20 and this will be equal to 60 मीटर। तो B पॉइंट से कितनी दूरी हो गई इसकी, 60 मीटर हो गई। तो ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था जो हमने पहले सॉल्व कर लिया, तो ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कि हमने दूसरा पार्ट पहले से सॉल्व करा है ना, उसकी चिंता मत करना। नाउ यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स, अब हाइट ऑफ पोल्स आपने x के बराबर माना है और x आपका √3y के इक्वल है, x = √3y, x = √3 × 20 and x will be equal to 20 √3 meters। Okay, don't forget to mention the units, units लगानी जरूरी होती है, and you can leave your answer in the form of 20 √3। there is no need to put the value of √3 until asked by you, okay, in the question। so this is how you will do question number 10th। ओके, सो 11th क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है रीड करने के लिए, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। कैनाल आप लोगों ने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ी होगी, जहाँ से आपका पानी फ्लो करता है, कैनाल्स होती हैं, तो बहुत सी जगह आप कैनाल देख लोगे। ऐसे हाँ बेटा, सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree। from another point 20 meter away from the point from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। find the height of the tower and the width of the canal। अब बेटा ये अच्छा सा क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको ध्यान से देखना। जैसे इसमें आपको बस इतना बोला है, सिंपल सा ही क्वेश्चन, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बट हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको सिंपली बोला गया कि एक कैनाल है और उस कैनाल के बैंक पे एक टीवी टावर हम लोगों ने लगा रखा है,
और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब इस चीज को ध्यान से देखना, समझना है इसको। हालांकि डायग्राम आपको बुक में गिवन है, बट आपका एग्जाम में कोई डायग्राम गिवन नहीं होगा, तो डायग्राम आपको खुद से बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, ध्यान रखना। अब आपको सिंपली ऐसा बोला गया है कि बेटा एक कैनाल है, सो दिस इज अ कैनाल। इसकी विड्थ क्या है मुझे नहीं पता, और ये कैनाल के दो बैंक्स हैं, बैंक ए एंड बैंक बी। इस ए बैंक के ऊपर आपका टावर, टीवी टावर लगा हुआ है, और इसके जब मैंने टॉप को इस बी पॉइंट से ऑब्जर्व करा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन निकल के आया, कितना निकल के आया आपके पास में, 60 डिग्री निकल के आया। सो दिस AC इज द हाइट ऑफ द टावर। ये आपको शायद दे नहीं रखी है, तो इसके तरफ क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। The height of the tower is x and the width of the canal, इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। इतना आपको पहले पार्ट में दे रखा है। इसके आगे आपको क्या बोला गया है, वो इंपॉर्टेंट है। लिखा गया फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये दिस पॉइंट का मतलब है पॉइंट बी, जहां से आपके पहले टावर को देखा जा रहा है, ध्यान रखना। So from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। अब आपको बोला गया है कि इसी पॉइंट से अगर थोड़ा पीछे चलेंगे 20 मीटर, हम यहाँ पे चले, हम इधर डी पॉइंट पे आ गए, और ये कितना दूर है बी पॉइंट से, 20 मीटर की दूरी पर है। फिर जब हमने इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखा, तो आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना निकल के आया, यहाँ पे 30 डिग्री निकल के आया। और ऑब्वियसली बात है बेटा, हमने बात कर रखी है जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट से, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे वो चीज हुई नहीं है, पहले 60 डिग्री था, फिर 30 डिग्री आएगा। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, बच्चे इसको 60 डिग्री मार्क करते हैं, इसको 30 डिग्री मार्क करते हैं। बट आपको ये बेसिक ध्यान रखना जरूरी है कि आप जितना ज्यादा पास होगे उतना ही ज्यादा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। फिर क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द टीवी टावर एज वेल एज फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। आपको x और y दोनों की यहाँ पे निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस की बात करूं, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, y + 20 हो जाएगा, ठीक है। दिस टोटल AD विल बी इक्वल टू y + 20, है ना। अब अगेन यू हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, ट्रायंगल CAB एंड ट्रायंगल CAD। 1 बाय 1 दोनों ट्रायंगल्स को लेना है, और फिर एंड आप सब्स्टिट्यूशन मेथड है यूज करके अपने आंसर को फाइंड करोगे। तो इन द ट्रायंगल CAB, in triangle CAB tan 60 degree will be equal to CA upon AB। अब tan 60 वैल्यू अगेन √3 होती है। CA बेटा आपने x माना है और AB आप लोगों ने यहाँ पे y माना, तो दिस विल गिव यू x upon y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे √3y = x। अगेन इसको अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। फिर से बेटा अपन दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल CAD। इन ट्रायंगल CAD यू नो दैट दिस tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू CA अपॉन AD। tan 30 की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, 1/√3। CA तो आपका भी x रहने वाला है, बट AD के जगह आपको क्या लागेगा यहाँ पे y + 20, क्योंकि AD जो कंप्लीट है वो y + 20 के बराबर है। सो यू विल गेट y + 20। इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सो यू विल गेट y + 20 = √3x। अब जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में तो आपने ये किया था, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया था, यहाँ भी हम लोग वही करने वाले हैं। x की वैल्यू √3y है, √3y को अपने यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फ्रॉम 1 आप बेटा देख सकते हो कि हम लोग है ना बेसिकली एक ही जैसा पैटर्न के क्वेश्चन करते हैं। जब आपके पास में कोई इस तरह का डायग्राम बनता है ना, तो हर बार आपको एक ही तरह का पैटर्न दिखाई देगा अपने आंसर्स में, ठीक है। तो फ्रॉम 1 यू विल गेट y + 20 will be equal to √3 times of √3y। so y + 20 will be equal to 3y। y को ट्रांसपोज कर देना राइट साइड में, you will get 20 = 3y - y। so 2y will be equal to 20 and this y will be equal to 20/2, which will be equal to 10 meters। so the width of the canal is 10 meter। तो जरा अपन लिख देते हैं, therefore width of canal is equal to 20 meter। ये तो आपके इसमें कैनाल की विड्थ आ गई, बट आपको टीवी टावर की हाइट भी निकालनी ना, दैट इज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वो हम लोग यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं।
therefore height of tower is equal to x, और x आपके किसके बराबर था, √3 y के बराबर था, that will give you 20√3 मीटर। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में y के वैल्यू पुट करी थी, वैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट कर दी। So this is how you will do क्वेश्चन नंबर 11। इसको करेक्ट कर लेना है यहाँ पे बेटा, ये जो हमारा y पे 10 आया है तो इधर गलती से मैंने 20 लिख दिया है, so बाकी सब तो सेम ही रहेगा। So you will get the width of canal as 10 meter and the height of tower is x, that will be equal to √3y and which will be equal to 10√3 meter। तो ये 10√3 आएगा आपका, उस 10 को मैंने क्या गलती से यहाँ पे 20 लिख दिया ना, इसको करेक्ट कर लेना। चलो एग्जाम्पल अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब इसका डायग्राम देखना बेटा, हालांकि आप लोगों ने ऐसा डायग्राम पहले भी देखा ही होगा। अब आपको बोला गया कि आपके पास आपका ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड के एक तरफ आपके पास में बिल्डिंग है और एक तरफ आपके पास में टावर है। अब टावर लंबा क्यों है, क्योंकि आप बिल्डिंग के टॉप से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है अपने से ऊंची चीज को देखने पे ही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन सकता है, अदरवाइज एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बन सकता। तो टावर इज ग्रेटर इन लेंथ, ओके, ग्रेटर इन हाइट। तो आपको बोला गया कि बिल्डिंग की हाइट तो आपको दे रखी है 7 मीटर और आपको एलिवेशन एंगल दे रखा है 60 डिग्री और आपको डिप्रेशन एंगल दे रखा है 45 डिग्री फुट का। सो पहले इसको अपन मार्क करते हैं ABCD। अभी जो बिल्डिंग है ना, इसकी हाइट आपको यहाँ पे 7 मीटर दे रखी है एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये आपको इसमें कितना दे रखा है 60 डिग्री है आई थिंक सो। ओके हाँ, ये आपको 60 डिग्री दे रखा है और जो ये फुट दिख रहा है आपको, इस फुट का आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे दे रखा है 45 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डैश लाइन बनाऊंगा तो ये एंगल आपके पास में कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल आपके पास में कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो देखो हम लोगों ने बड़े चीज सीख रखी है, अगर ना ये 7 मीटर है तो उसके सामने वाला इतना पोर्शन में कितना होगा आपके पास में 7 मीटर ही होगा। इस रिमेनिंग को अपन यहाँ पे क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसको जरा अपन क्या मान लेते हैं यहाँ पे y मान लेते हैं। तो इसमें एंगल दोबारा देखना बेटा, इसमें आपको ऐसा बोला गया है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, मतलब बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फुट का वो आपको कितना दे रखा है 45 दे रखा है। तो इस तरीके से आपका जो एंगल आएगा ये 45 आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन भी अपन हमेशा क्या लेते हैं हॉरिजॉन्टल। अपन एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों ही एंगल्स को आप हमेशा कहां से मेजर करते हो बेटा, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 45 डिग्री जो हमने यहाँ पे बनाया है। अब हमने सीख रखा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो हमेशा डिप्रेशन के बराबर होता है। अगर हम सेम पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो सी पॉइंट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वही सी पॉइंट से जब आप ए को देखोगे तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। सो इफ दिस इज 45 डिग्री देन दिस इज आल्सो 45 डिग्री। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली इसको भी मार्क कर सकते हो, बट ये ठीक है आपको समझाने के लिए होता है कि आपको पता पड़ जाए कि यहाँ पे 45 आया कहाँ से, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 दे रखा था इस सी पॉइंट का। इसी वजह से जब आप सी से ए को देखोगे तो आपका एलिवेशन एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री का बनेगा। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। अब यहाँ से आपको क्या क्या चीज पूछी गई है, आपको यहाँ पे ना टावर की हाइट निकालनी है। तो बेसिकली अगर हमको यहाँ पे एक्स पता पड़ जाएगा तो जो टावर की आपकी टोटल हाइट होगी कितनी हो जाएगी x + 7 हो जाएगी। तो हम फिर टावर की पूरी हाइट को निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास में है ना कितने आपको ट्राइंगल दे रखे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल जो आपके काम के हैं ना, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। सबसे पहले बेटा अपन यहाँ पे ट्राइंगल ले सकते हैं, ट्राइंगल ABC, वहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा y आ जाएगा, जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। सो फर्स्ट वी विल कंसीडर ट्राइंगल ABC। सो इन ट्राइंगल ABC अगर हम बात करें tan 45 डिग्री की, तो ये किसके बराबर होगा हमारे पास में AB/BC के बराबर हो जाएगा। tan 45 के लिए 1 होती है, AB 7 दे रखा है और BC आप लोगों ने y माना है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y आपके पास में कितना आ जाएगा 7 मीटर। अब अगर ये y आपके पास में 7 आया है तो बेटा अगर ये BC 7 है तो यहाँ से ये जो AE होगा ये भी आपके पास में y के तो बराबर होने वाला है, क्योंकि AE भी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है और BC भी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो दोनों आपस में पैरेलल दे रखे हैं, तो दोनों की जो लेंथ होगी वो भी आपकी कैसे निकल जाएगी, सेम निकल जाएगी। जिस तरीके से ये 7 था AB और BC आपने 7 मार्क करा, उसी तरीके से अगर आपने BC को y माना है तो आपका AE भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब आपका फोकस होना चाहिए x निकालने में, x आपका DE में ही आ रहा है ना, सो यू विल टेक द ट्रायंगल DEA, क्योंकि यहीं पे आपके पास में आपका दूसरा एंगल मिल रहा है एलिवेशन का। सो इन द ट्रायंगल DEA tan 60 degree will be equal to DE upon EA। अब tan 60 की वैल्यू आपके पास में कितनी होती है, √3, DE आपके पास में आपने x माना था और EA आपके पास में y था, और y की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 7 निकाली है, इसको जब अपन 7 लिख देंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x आपके पास में कितना आ जाएगा, 7√3 मीटर आ जाएगा। 7 चीज आके √3 से आके मल्टीप्लाई होगा और आपको मिलेगा 7√3। सो x हमारे पास में आ गया, बट हमको कंप्लीट हाइट चाहिए ना, और कंप्लीट हाइट कितनी रहेगी आपके पास में, x + 7। देयरफॉर height of tower will be equal to x + 7 equal to 7√3 + 7। अब 7 कॉमन निकाल लेना, अंदर कितना रह जाएगा, √3 + 1 मीटर। और अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू बोली गई है तो आप वैल्यू डाल देना, अदरवाइज आप अपने आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, दैट इज 7 टाइम्स ऑफ √3 + 1 मीटर।